ये पेपर आया था हमारा असिस्टेंट टीचर का 21/10/2021 में ये पेपर हुआ था। और इसका टाइमिंग था 8:30 से 10:30 बजे सुबह। तो मैंने केवल इंग्लिश वाला पोर्शन यहाँ पर किया है, जो हमें डिस्कस करना केवल इंग्लिश वाला है, बाकी सब मैंने नहीं किया। ठीक है, तो इंग्लिश वाला जो है इसमें 20 क्वेश्चन है। वन बाय वन आज इसको डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें समझना ये है कि हमने जो अब तक पढ़ रखा है, जितनी भी हमने क्लास ली है, उस क्लास में से क्या कुछ थोड़ा बहुत मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो वेल एंड गुड है। तो एक एक बच्चे को, सभी को चांस देंगे आज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। और सबसे ऊपर ज्वाइन कर रखा है, कौन है ये? सबसे पहले नाम आ रहा है अनामिका। ओके, अनामिका पढ़ो बेटा क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन। Read the following sentence हम्म and identify the part that is an error. दैट हैज My एन father एरर। has promised. Hmm. बताओ जी। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस को पढ़ना है और क्या निकालना है हमें? एरर निकालनी है। ये क्या है? हाँ ठीक है, देखिए। फर्स्ट पार्ट है, माई फादर हैज प्रोमिस टू टीच मी हाउ टू ड्राइविंग अ कार। तो अगर आपने क्लास ढंग से ले रखी है तो इस क्वेश्चन को करने में 1 सेकंड का टाइम लगना है। कितने सेकंड का? केवल 1 सेकंड का। बताओ जरा दीपांशु, क्या होगा? भैया टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, हाउ टू ड्राइव। हम्म हाउ टू ड्राइव। ठीक है भैया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इनको टाइम देना है, आज हमें पूछना है इनसे और तब क्लियर करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको पता होगा, वो तो देखते ही कर देंगे। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन की बात है तो इसमें क्या करना था कि हाउ टू, टू आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के बाद, टू के बाद में हमेशा वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। केवल कुछ केसेस को छोड़कर, जो मैंने एक दिन आपको बताए थे कि इन केसेस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मिस्टेक है इस वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय। भैया वो कौन से केस हैं जो उसमें आती है, मतलब मेरे को नहीं पता। अच्छा, मैं आपको भेज दूंगा, वो कई सारे वर्ड्स हैं, लगभग 8-10 वर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा विद अ व्यू टू। ठीक है भैया, हो सकता है उसमें से आ गया तो फिर हाँ देख हाँ, लेते हैं। मैं आज आपको चाहो तो वो पेज नंबर बता दूंगा, बुक में ही है वो सारे। ठीक है ठीक है। भैया ठीक। हाँ, दूसरा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अजय देखो, ये ईडियम है हमारा, ये हमारा ईडियम है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से पूछ रहा है कि ये है कौन सा। तो देखो क्या कह रहा है कि टू सेट द थेम्स ऑन फायर। थेम्स एक नदी है, एक रिवर है। तो कह रहा है कि नदी में आग लगाना, है ना, यानी कि पानी में आग लगाना। बात वही है कि नहीं? तो जो लोग जीके पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि थेम्स एक नदी है और नदी मतलब वाटर। तो टू सेट द थेम्स ऑन फायर, पानी में आग लगाना। तो पानी में आग लगाने का मतलब देखो, टू प्रेडिक्ट समथिंग इविल। क्या इसका मतलब ये होता है कि हम भविष्यवाणी करें किसी के बारे में? पानी में आग लगाने का नहीं होता। टू भैया टू रिमेन न्यूट्रल, नहीं, कोई मतलब नहीं। न्यूट्रल का मतलब होता है जो हो रहा है होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, वो न्यूट्रल है। थर्ड है, टू कोज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो देखो, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएट करना, ये है पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाने का मतलब ऐसा होता है, समझो आप, कि जैसे किसी ने किसी को कुछ बोल दिया। अब जिसको बोला गया उसको आप एक्साइट करोगे कि आप उसको भड़का भड़का रहे हो। वो शांत है, लेकिन आपने क्या किया? उसके अंदर एक्साइटमेंट भर दिया, इतना ज्यादा उसको कहा कि आपने पानी में आग लगा दी। तो ये होगा इसका आंसर, टू कोज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। टू
सरपास सरपास एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों को के ऊपर उतरना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पानी में आग लगाने का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना, और वो है ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं भैया। अजय, समझ में आया ये? जी भैया। तो ये जीके वाला पोर्शन यहाँ पे हमारे काम आ रहा है। अगर किसी ने पढ़ा है थेम्स रिवर तो वो काम आ रहा है। समझ गए? तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में क्या करना है, हमें एक यूनिफाइड अप्रोच लेके चलना है, तभी चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं। इसके बाद है कपिल जी, ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। तो कह रहा है जिसमें गलती है वो पूछ रहा है। तो देखो फर्स्ट क्या है, द कमेटी मेंबर्स, कपिल जी आपको ही बताना है ये, हैज एग्रीड टू डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी टू द फूड रिलीफ फंड, RELIEF है ये, ठीक है, रिलीफ फंड। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पे टाइप करने में। बताओ जी किस में गलती है, कपिल जी? लक्षिता? ये सेकंड में सेकंड सी, में कैसे? द कमिटी मेंबर्स की बात कर रहा है। हाँ। मेंबर्स तो बहुवचन होता है। हम्म। और देखो मेंबर्स बहुवचन भी होता है। दूसरी बात यह है, अगर कमेटी अकेली आती है, अगर कमेटी अकेली होती है और उनका एक विचार होता है, अगर वो एकजुट हो, एक विचार हो, तो क्या होती है? सिंगुलर होती है, ठीक है। लेकिन अगर कमेटी बट जाए, क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो जब डिवाइड हो जाती है तो वो बन जाती है प्लूरल नाउन। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि द कमेटी मेंबर्स, पहली बात तो मेंबर्स आ रहा है, इससे भी है हो सकता है ये, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। हैज एग्रीड टू डोनेट अ पार्ट ऑफ दियर सैलरी, देखो यहां पर दे रखा है दियर, मतलब प्लूरल मान रखा है उसने। तो जब प्लूरल है तो भैया यहाँ पे हैज का क्या हो जाएगा? हैव। तो गलती किस में है? इस वाले सी। पार्ट में है, सी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अभी ये पढ़ाया था टॉपिक मैंने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी से आए हैं। तो इनका बताया था अगर ये होते हैं यूनाइटेड तो क्या होता है? सिंगुलर। अगर ये होते हैं डिवाइडेड, और झाड़ू का एग्जांपल दिया था, तो ये होते हैं प्लूरल नाउन। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई डाउट रहा होगा, और है तो फिर भी पूछो। क्वेश्चन नंबर 4, लक्षिता। यहां पर मानो फिल इन द कहाँ पर है ब्लैंक, भैया? हैव के यहां बाद? फिल, हैव के बाद। ठीक है, ठीक। बोलो लक्षिता जल्दी। चलो लक्ष्मी आप बोलो। भैया एन आएगा। वी नीड टू हैव एन alternate plan ready in case this one fails। आगे क्या लिख रखा हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें देखना है कि भैया ये जो ऑल्टरनेट है ए से स्टार्ट हो रहा है, इसकी साउंड भी ए से स्टार्ट हो रही है। तो जब कभी, किसकी आवाज आ रही है? जब कभी अगर कोई सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन अगर है, तो उससे पहले या तो ए आना चाहिए या फिर एन आना चाहिए। अब इस पे डिपेंड करता है इसकी साउंड क्या है। तो साउंड यहाँ पर आ रही है वोवल साउंड, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एन। भावना पढ़िए। भावना भैया क्लास में नहीं क्या? फोर्थ है इसका, किसका? फिफ्थ का। पढ़ो पहले क्वेश्चन तो पढ़ो।
Select the word which means the same as group of words given. Study हाँ। of rocks and soils. हम्म। तो पैलेनोटोलॉजी, जियोलॉजी है। अब रॉक्स, देखो, अच्छा हाँ, रॉक्स एंड सॉइल्स है। अब देखो, ठीक है। पैथोलॉजी आपने पढ़ रखा है, पैथोलॉजी लैब सुना होगा। तो पैथोलॉजी लैब में तो हम क्या करते हैं, हम ये डायग्नोज करते हैं कि क्या बीमारी है ना। तो पैथोलॉजी में क्या होता है कि ये डायग्नोज होता है कि कौन सी बीमारी है, उसके लिए क्या करते हैं, वो स्टडी ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिसीज, कि क्या बीमारी है, उसके कारण क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हुए, ये होता है पैथोलॉजी में। जियोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, पहाड़ों की और मिट्टी की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जियोलॉजी। आर्कियोलॉजी आपने सुना होगा, आर्कियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रू द रिकवरी एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल कल्चर, यानी कि जो पहले हो चुका, जो पहले ह्यूमन एक्टिविटीज हो चुकी, उन ह्यूमन एक्टिविटीज के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाती है कि उस काल में क्या हुआ। जैसे कि अगर हम मेसोपोटामिया, हड़प्पा की बात करते हैं, तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वही बताते हैं कि अच्छा, नाले एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, इसका मतलब सभ्य लोग थे। यहाँ पर भट्टियां बनी हुई है, इसका मतलब उस टाइम पर आग का भी प्रयोग किया जाता था। कहीं पर स्नानागार, बहुत बड़ा नहाने का स्नानागार बना हुआ है, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज के माध्यम से पता चलता है कि प्राचीन काल में ह्यूमन की किस तरह की एक्टिविटीज रही, किस तरह की उस टाइम कल्चर रही। अब ये है पेलओंटोलॉजी। तो पेलेंटोलॉजी का मीनिंग बड़ा आसान सा है, ये होता है स्टडी ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड प्रियर टू द स्टार्ट ऑफ हेलोसीन एपॉक। एक एज थी हेलोसीन एपॉक, उससे पहले जो भी मानव जीवन था, उससे पहले जो भी मानव जीवन था, उन सब की स्टडी हेलोसीन एपॉक। तो इससे पहले जो भी मानव जीवन रहा, उसकी स्टडी को बोलते हैं पेलओंटोलॉजी। तो ये चारों आपको याद रहने चाहिए। पैथोलॉजी आपको पता है, डायग्नोस करता है बीमारी कौन सी है और उसके इफेक्ट्स क्या है। जियोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ अ सिविलाइजेशन थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज। वो पेलओंटोलॉजी तो हेलोसीन एपॉक जो एज थी उससे पहले की को स्टडी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई डाउट किसी को? नहीं भैया। ओके। अब इसके बाद है निकेश। निकेश बेटा बोलो इस क्वेश्चन को। Choose the correct meaning of the following item from the options given below. A jailbird. अ जेल बर्ड, हाँ जी। तो देखिए, एक जेल बर्ड की बात कर रहा है। अ पर्सन, ऑप्शन नंबर ए, अ पर्सन हु हैज बीन इन जेल मैनी टाइम्स। अ पर्सन हु कैचेस क्रिमिनल, ये तो हो ही नहीं सकता। अ पर्सन हु सी होगा इन्फॉर्म्स, भैया। अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स द पुलिस अबाउट क्रिमिनल्स, ये भी नहीं हो सकता। इसका जेल से क्या मतलब? अ जेलर इंचार्ज ऑफ द प्रिजनर। अब या तो ये है साहब और या तो ये है। तो देखो, जो जेलर है उसका तो पूरा निवास स्थान ही मानो जेल में है। और बर्ड क्या होती है? बर्ड एक पेड़ से, मानो कि जैसे यहां पर एक पेड़ है, अभी तो यहां पर है बर्ड, लेकिन कुछ दिनों बाद यहां से कहीं और चली जाएगी कि नहीं, बताओ जरा। तो जो बर्ड है वो आज यहां पर है, जैसे ही मौसम बदलना स्टार्ट हुआ तो वो यहां से छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, दूसरे बर्ड पर। और जब इधर का मौसम अच्छा हो जाएगा फिर वापसी भी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में बहुत बार जा चुका,
ऑप्शन ए, एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में बहुत बार जा चुका, उसको हम कहेंगे अ जेल बर्ड। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। देखो, Yes, sir. कई बार होता क्या है कि हमें ये नहीं पता कि ऑप्शन कौन सा है, हमने पढ़ नहीं रखा, तो उस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। बर्ड की जो फितरत होती है वो क्या है कि जहां का मौसम अच्छा होता है वहां वो एक पेड़ को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जेलर तो जा नहीं सकता भैया वो कि आज जेल में है फिर बाहर थाने में नियुक्त हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। जेलर है तो जेल में नियुक्त रहेगा, इसका मतलब ये तो परमानेंट हो गया। और जो पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है क्रिमिनल्स की, वो जेल बर्ड हो ही नहीं सकता, वो तो इंफॉर्मेंट होता है। तो अब मैं इनका भी लिख दे रहा हूं, अ पर्सन हु कैचेस क्रिमिनल, इसको बोलते हैं कॉप। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा ये वर्ड यूज होता है, कॉप। अ पर्सन हु कैचेस क्रिमिनल, जो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं उनको कॉप बोलते हैं। अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स द पुलिस अबाउट क्रिमिनल्स, तो इनको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। ये होता है इन्फॉर्मेंट। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो जेलर है, खुद ही जेलर है। तो आपको ये चारों वर्ड याद हो जाने चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। और अगर हमें वर्ड का पता नहीं चलता तो फिर भी देखो, मैं नेगेटिव अप्रोच से क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं आपको। हमें नहीं पता लेकिन फिर भी हम इसको ठीक करेंगे, ठीक है ना। इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो भी, जो क्रिमिनल्स को पकड़ता है वो जेल बर्ड तो हो ही नहीं सकती। जो पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है वो तो खबरी होता है, खबरी मतलब इंफॉर्मेंट। हम्म इस तरीके से आपको ध्यान लगाना है, ऐसे नहीं करना कि बस हो गया डन छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, और अब है प्रियंका भाटी। पढ़ो बेटा। So, I have found the professor to be हम्म the most learned person I have ever known. तो देखिए, ऑप्शन में आपका द आ गया, एन आ गया, नो आर्टिकल और ए। तो आपको एक बात बताता हूँ, डिग्री एक होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में ध्यान रखना कि इसका रूल होता है द एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन। अगर आया है एज या आया है सो, क्या है, या तो आया है एज या फिर आया है सो, और इनके बीच में अगर डिग्री भरनी है, इधर भी एज आया है, तो यहां पर भरी जाएगी एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट। ये है सुपरलेटिव, ये है पॉजिटिव, और नंबर 3 है कंपैरेटिव। तो अगर देन आया है THAN, और इससे पहले आपको अगर भरना है एडजेक्टिव भरना है, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड होते क्या है, देखो, मैंने एक बार आपको बताया था सिलेबल, जिनको हम एक बार में वर्ड को बोल देते हैं उनको बोलते हैं सिलेबल। तो जितने भी वर्ड दुनिया में एडजेक्टिव वाले, अगर वो सिंगल सिलेबल वर्ड है सिंगल सिलेबिक वर्ड है, तो उनमें फर्स्ट फॉर्म तो होगी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मान लो गुड है गुड, अरे क्या हो गया इसको, गुड है तो गुड की फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म है बेटर, थर्ड फॉर्म है बेस्ट। और कुछ वर्ड ऐसे हैं, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो देखो, ये तीनों वर्ड वो हैं जो एक बार में बोले जा रहे हैं, और यहां पर अलग तरीके से तो इसमें हम ER लगाते हैं सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, EST। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं बोले जाते, जैसे ब्यूटीफुल, एक बार में तो नहीं बोला, ब्यूटीफुल 3 बार में बोला।
तो जब इसको हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल, और जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे यानी कि थर्ड बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये देखो, यहां पर ये जो वर्ड है, क्या ये एक बार में बोला जा रहा है? लर्नड, दो सिलेबल है इसमें, लर्नड, इसीलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? द एडजेक्टिव और नाउन। तो ये हमारा है, यहां पे हमें क्या भरना पड़ेगा? द, यहां पे हमें भरना है THE, द, और ये थर्ड यहां पे लिखा ही हुआ है पहले से, और ये आ गया आपका नाउन। सिर्फ मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, ये 3 डिग्री होती है हमारी। गुड यानी कि अच्छा, बेटर और अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, क्लेवर चालाक, क्लेवरर और चालाक, क्लेवरेस्ट सबसे चालाक, ग्रेट महान, ग्रेटर और महान, और ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा महान, ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल और ज्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर। तो ऐसे ही अच्छाइयां की, बुराइयों की भी 3 डिग्री होती है। तो मैंने तीनों का आपको बता दिया। देखो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये जो 3 सूत्र मैंने आपको बताए हैं कि द, फिर एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, फिर नाउन, ये आता है सुपरलेटिव डिग्री में। सो या एज डॉट डॉट एज, यानी कि सो प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज, ये आता है पॉजिटिव डिग्री में। देन THAN, और इससे पहले अगर भरना है तो एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। थोड़ा सा आइडिया हुआ या नहीं, ये बताओ। हाँ जी भैया। ओके, अभी मैं देख लेता हूँ भाई, अगर होता है तो गुड। हमें इसमें ब्यूटीफुल भरना है। ब्यूटीफुल तो मैंने लिख दिया, हाँ ब्यूटीफुल भरना है, ये लिखा हुआ है। इससे पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं। बताओ कौन बताएगा, ये बच्चा बता दो। मैं बताऊँ भैया? बोलो। द मोस्ट आएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये हो गया, द मोस्ट, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास। ठीक है, दूसरा, क्लेवर की बताओ कौन सी फॉर्म भरी जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर एज डॉट डॉट एज आ रहा है, ये देखो यहाँ पर, ये मैंने लिखा हुआ था इधर, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, और क्लेवर की फर्स्ट फॉर्म क्लेवर ही होती है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप कर लोगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो। सही भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका भाटी ने बता दे। पुष्पा, सेलेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल पूछ रहा है, और अगर नो आर्टिकल हो तो वो बताओ, जल्दी से बताओ पुष्पा। पुष्पा है क्लास में? तनु, ये द आएगा। भैया आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा ठीक है, तो दा आएगा यहाँ पर। दा क्यों आएगा वो बता देता हूँ पहले तो। देखो ये है एक पवित्र बुक, होली बुक है कि नहीं? क्रिश्चियन की, क्रिश्चियन की होली बुक है बाइबल, हिंदुओं की होली बुक है गीता, रामायण, महाभारत, मुस्लिमों की कुरान, और सिखों की क्या बोलते हैं उसको, गुरु ग्रंथ साहिब।
तो जितनी भी इंपॉर्टेंट और पवित्र बुक्स होती हैं उन सबसे पहले दा लगेगा। मैंने कुछ बुक्स आपको बता दी, द अरेबियन नाइट्स, उससे पहले भी दा लगता है। तो कुछ बुक ऐसी हैं इंपॉर्टेंट बुक जो कि उनसे पहले, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, अरेबियन नाइट्स, गुरु ग्रंथ साहिब, इनसे पहले दा लगता है। तो अगर कभी ऐसा आए तो लिख देना। जो चीज दुनिया में अपने जैसी एक होती है, दोबारा सुनो ध्यान से, दुनिया में जो चीज अपने जैसी एक होती है उससे पहले दा लगता है। अब अलग अलग, मान लिया रामायणा है, तो भैया रामायणा एक ही तो लिखी गई है, बाद में कितनी भी लिखी जाती रहो लेकिन बेस एक है, तो इससे पहले क्या लिखा जाएगा? दा। सन एक है कि नहीं? इससे पहले दा। गंगा एक है या नहीं? इससे पहले दा। तो ध्यान रखना, दुनिया में जितनी भी चीजें अपने जैसी एक है उनसे पहले दा लगता है। हेलो, समझ में आ गए? हाँ जी निकेश, आपका भाई बताओ सर निकेश सर जी, पोली स्टार से पहले दा लगाना है कि नहीं? Yes, sir. यस सर, ओके। तो ये चीजें समझ में आ गई। पेपर सोल्व करना हमारा मोटो नहीं है अभी। हमारा मेन मोटो यह है कि हमें एक क्वेश्चन से 3 से 4 चीजें बतानी है, ताकि वो एग्जाम में अगर आ जाता है उस तरीके का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं। तो बाइबल की जगह मान लिया वो रामायण लिख दे या कुछ और लिख दे, कोई और बुक, महाभारत, तो आप उसको कर लो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ अंडरलाइन दे रखी है, तो पूछ रहा है कि कौन सा कोई एक गलत है, अब उस गलत को बताओ कौन सा है। ठीक है, तो एक ऑफ भी है, ये ऑफ, ये फार बियॉन्ड, तो 4 है, 1 जो भी होगा। देखो आपको, तो ये वाला क्वेश्चन हम जब डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पर लक्ष्मी ने भी बताया था कि ऑफ जो आता है इससे पहले होता है मेन सब्जेक्ट और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो सेम वही क्वेश्चन आ गया, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नैकुलर्स। तो यहां पर जो आर है, ये आर इस नॉलेज के हिसाब से नहीं है, आना क्या चाहिए? इज। भाई ऑफ, ये हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? हिज नॉलेज। अब मान लिया यहां पर वो कुछ भी लिखे, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन बुक्स, हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिज नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमीज, कुछ भी लिखे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब अपने इस सब्जेक्ट से है कि हिज नॉलेज हमारा मेन सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हमारा इज आना चाहिए, ना कि आर। तो गलती किस में है? इसमें गलती है। भैया मुझे इसका मीनिंग पूछना है, ये फार और बियॉन्ड का मीनिंग सेम नहीं होता? किसका? ये फार और बियॉन्ड लिखा है जो, हाँ हाँ, इनका मीनिंग सेम ही तो होता है दोनों का, या अलग अलग होता है? देखो बियॉन्ड का मतलब होता है लिमिट से ज्यादा, तो ठीक है, फार का मतलब भी मैंने यही पढ़ा और है शायद, लिमिट से फार का ज्यादा। मीनिंग है लिमिट से बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, देखो तो ये मेरे तो को हुआ नियर, और ये इससे फार हो गया। अगर हम देखें तो ये फार है, इससे दूर है। और अगर वो इतना ज्यादा दूर हो कि लिमिट से कहीं ज्यादा दूर हो तो फार बियॉन्ड लिखा जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये मैं पेपर भेजूंगा आपको, मैं मेरे पास कहीं से आया था, कोई संदीप खरब करके मैथ पढ़ाते हैं, उनकी तरफ से आया था। तो देखो, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
पास्ट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, कितना आसान है। ये होगा भैया इससे। हेरिडिटी, हेरिडिटेरी ये है भाई, वंश जो एक के बाद मतलब बच्चों, पेरेंट से बच्चों के पास आए तो उसको हेरिडिटेरी कहते हैं, तो यही आएगा ऑप्शन। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको। अनुवांशिकता बोलते हैं भैया। आनुवांशिकता। आनुवांशिक। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 11 और इसको करेगी भावना। भैया एग्री। हाँ, कंसेंट पहले भी आया था हाँ जी, आपने पहले बता रखा है। और इस पहली बार ये कंसेंचुअस था, तो ये आ गया हमारा एग्री। अब इनको भी जान लेते हैं, प्रोटेस्ट क्या होता है। प्रोटेस्ट करना आपने सुना होगा, जो जितने भी मूवमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोटेस्ट, विरोध करना। विरोध करना। किसी ने लीड लगा रखी है कान में, ईयरफोन। सेकंड, रेफ्यूज और डिनाई, दोनों मैंने बता रखे हैं, मुझे कौन बता देगा बच्चा जो इनका डिफरेंस, कोई भी एक बता दो। सेम नहीं होता है भैया, मना करना। नहीं, सेम नहीं होता ना गुड़िया, मैंने बताया था एक दिन। बताओ जरा, जो पहले से क्लास ले रहे हैं। एक का मतलब है पूरी तरीके से मना कर देना, हाँ, और एक का मना करना, गलत एक का मतलब एकदम ही मना कर देना गलत बिल्कुल। गलत, ये नहीं बहाने हैं तो सब। सुनो, डिनाई का मतलब होता है पास्ट में कोई काम किया गया, ठीक है, उसको मना करना। तुम्हें इतने आराम से बताया था, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। पास्ट में कोई काम किया गया था उसको मना करना, जैसे चोर ने बोला कि चोरी मैंने नहीं की, चोरी तो पहले हो चुकी है कि नहीं, अब वो मना कर रहा है कि चोरी मैंने नहीं की, तो काम पास्ट में हो गया, उसको मना करना डिनाई। रेफ्यूज, वर्क होना है फ्यूचर में, उसको मना करना। फ्यूचर में कार्य को मना करना, जैसे मान लिया हम किसी बच्चे को कहे कि सुबह उठ के तुम्हें घूमने जाना है, और वो रेफ्यूज करेगा, वो डिनाई नहीं करेगा, रेफ्यूज करेगा। लक्ष्मी, हाँ जी भैया। क्लियर है। हाँ भैया, जैसे कि पास्ट में यूज होता है ना डिनाई। हाँ। हाँ, तो डिनाई जो पास्ट में कोई काम किया गया था उसको मना करना होता है, और रेफ्यूज फ्यूचर में कोई काम होने वाला है उसको मना करना होता है। अब की बार दोबारा अगर मैंने पूछा नहीं बताया फिर सोचना तुम। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यू वर नॉट एट होम व्हेन आई कम टू योर हाउस यस्टरडे। अजय बताएगा इसको बस, अजय बताओ कौन से में गलती है। कपिल जी। सब में आए। यस यस। सर हाँ जी, ऑप्शन इसमें व्हेन आई केम होएगा, वेरी गुड। फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखो यहाँ पर पास्ट फॉर्म है तो यहाँ भी तो पास्ट आनी चाहिए ना, अच्छा, इसमें यस्टरडे भी दिया हुआ है। यस्टरडे भी दिया हुआ है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, इसमें गलती है। वेरी गुड, ऐसे समझना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट, choose the correct option which best expresses the meaning of the underlined idiom phrase in the given sentence। देखो यहां पर ये है वो इडियम या फ्रेज जिसके स्थान पर आपको इनमें से चुनना है और सेम चुनना है। देखो बेस्ट एक्सप्रेस का मीनिंग होता है कि सेम, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग सही से एक्सप्लेन करे।
हमें ये भी समझना होगा क्वेश्चन में देख करके वो इसका सेम मीनिंग पूछ रहा है या इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो वो भी देखना है। यहां पर सेम पूछ रहा है, तो देखते हैं। अरिजीत गेव हिज फ्रेंड द कोल्ड शोल्डर आफ्टर गेटिंग हिज वर्क डन। कोल्ड शोल्डर, इसका मीनिंग होता है हमेशा इग्नोर करना। इग्नोर करना होता है। कैसे? कि देखो, जब उसका काम हो गया, ये ना आफ्टर गेटिंग हिज वर्क डन, अपना काम जब उसका हो गया तो उसने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। स्कोल्ड तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्कोल्ड में हमेशा हॉट टॉकिंग होती है कि नहीं? यस सर। ओके। और अगर हम इसकी बात करें कि गेव हिम एन आइसक्रीम, तो कुछ लोग कोल्ड से आइसक्रीम को जोड़ लेंगे एकदम तुरंत कि हाँ आइसक्रीम खिला दी होगी, लेकिन वो कह रहा है कि द कोल्ड शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बात होती है ना, तो उसमें आइसक्रीम नहीं चलेगी। अब दोनों को देखो, पैटेड हिज शोल्डर विद कोल्ड हैंड्स, ठंडे हाथों से उसका कंधा थपथपाना, और इग्नोर हिम, इन दोनों में अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है तो हम देख लेते हैं कि भाई पैटेड हिज शोल्डर विद कोल्ड हैंड्स, क्या ये होगा या इग्नोर होगा? तो आप ध्यान रखना, कोल्ड शोल्डर का मीनिंग क्या होता है? इग्नोर करना। ये याद करने वाली चीज है। इसका यहां पर ये जो कोल्ड है ना, कोल्ड शोल्डर, इसके जैसा एक इडियम और है, वन मोर, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दोगे ग्रुप में, शोल्डर से रिलेटेड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और प्रियंका भाटी, अल्टीमेट, सर। अल्टीमेट का बताओ। तो फाइनल। अल्टीमेट का फाइनल। फाइनल, गलत। मैंने कहा था क्वेश्चन नहीं ठीक से पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ा होता तो ये नहीं बताते। अब बताओ। भैया इनिशियल होगा। हाँ, उल्टा पूछ रहा है बेटा, एंटोनिम पूछ रहा है अल्टीमेट का, ना कि इसका सिनोनिम। देखो, अल्टीमेट का सिनोनिम तो फाइनल भी है, डिसाइसिव भी है, और इवेंचुअल का मीनिंग मैं आपको अभी बताऊंगा। तीनों है। इनिशियल है इसका अपोजिट। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अल्टीमेट मतलब लास्ट, और इनिशियल माने स्टार्टिंग वाला। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले दिन ही बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर इतने % करेक्ट होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कितने % करेक्ट होगा कह नहीं सकते। तो इवेंचुअल की बात कर रहे हैं। इवेंचुअल मीनिंग होता है कि हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई चीज अगर घटित होती है उसको हम बोलते हैं इवेंचुअल। एक पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। नेक्स्ट, identify the segment in the sentence which contains the grammatical error। तो एरर पूछ रहा है, समझ में आ गया हमें। देखो, I told that I had to attend an urgent meeting। लो भाई, सबको खुला चैलेंज है, कोई बता दो। भैया आई हैड नहीं होगा। ये किसने बोला? पुष्पा ने। चलो, पुष्पा इसमें गलती बता रही है। सबको सबसे पूछना है मुझे इसमें। बोलो दूसरा बच्चा। भैया दैट नहीं आएगा इसमें, आई टोल्ड आएगा। दैट, ये गुड़िया बोल रही है दैट नहीं आएगा। चलो आगे। लक्षिता।
लक्ष्मी, भैया नरेशन याद नहीं मुझे, मतलब अच्छे से। ओके, लक्ष्मी ने तो कह दिया भैया, पता नहीं मुझे तो। आगे बोलो। सर इसमें अटेंडेड आएगा ना? अटेंडेड नहीं आएगा, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कपिल जी। और कोई बोलो। अजय है क्लास में, कहीं गया? जी भैया। बताओ क्या आएगा। प्रियंका आप बोलो। सॉरी सर। सर चलो, एन भी हो सकता है ना, एन अर्जेंट यू। अर्जेंट है तो ठीक है। ठीक। और हाँ अर्जेंट, ये तो ठीक है। चलो एक और सर। मिल गया, क्वेश्चन मार्क। पुष्पा, पुष्पा ने तो बता दिया, भावना ने बता दिया। लक्षिता, निकेश, Yes, sir. बोलो। यस नो कुछ बोलो, कम से कम क्वेश्चन मार्क तो लगाऊं तुम्हारे नाम से। हम्म, नहीं पता क्या? चलो, इसे कहते हैं जो मैं काम देता हूं उसको पढ़ते नहीं। सर पढ़ा था तब भी नहीं हुआ था। है जी? पढ़ा था तब भी हुआ नहीं था सर ये। अच्छा, हुआ नहीं था। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी थी ना एक बार? हाँ जी भैया। आपने ये पढ़ा ही नहीं कि जो से होता है, से, सैड, सैड, इनको अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन ये जो टेल है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर कुछ होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट। उसने कहा मैंने बताया, किसको बताया? अगर यहाँ पे से होता, मैंने कहा, हाँ ठीक है, कहा, कोई बात नहीं, क्या कहा उसने आगे बता दिया। भाई अगर वो कह रहा है कि मैंने कहा, अगर यहाँ पर मान लिया सैड होता तो आई सैड, सैड को ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, बन गया आई सैड दैट आई हैड टू अटेंड एन अर्जेंट मीटिंग। बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसने तो टोल्ड लिखा है, टोल्ड लिखा है तो ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट के टेल नहीं आता। और ये कई तरीके से समझाया जा सकता है। नंबर वन, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर टू, अगर किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रखी है तो वहां पे ये बताया था सैड का सैड रहेगा। मैंने पढ़ाया नहीं अभी बट फिर भी बता रहा हूँ। और सैड टू का हो जाएगा टोल्ड। क्यों? सैड टू होगा तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट भी आएगा, और अकेला सैड आया है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? दोनों वर्ब यूज की जाती है बहुत ज्यादा, तो इनको जरा ध्यान रख लो। से होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और भैया टोल्ड होता है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी टेल होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, मतलब मस्ट है ऑब्जेक्ट का आना। ये गलती थी इसमें। भैया ये जो आप बता रहे हो टोल्ड के साथ हमेशा सब्जेक्ट आएगा, मैंने तो शायद ऐसे सेंटेंस पढ़ी नहीं जिसमें सब्जेक्ट ना हो। ऐसा मिलेगा नहीं दुनिया में लक्ष्मी। अच्छा चलो एक बार देखूंगी, क्योंकि मुझे हाँ कुछ ऐसे देखना। याद। देखो, होता क्या है कि मुझ में और आप में थोड़ा सा फर्क है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी ये चीज 99.9% नहीं हो सकती, लेकिन आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूं। हो सकता है कोई महारथी लगा दे, है ना? जैसे हम कहें किसी भी उसके लिए कि भाई हमारे यहाँ तो लेफ्ट साइड में चलते हैं रोड के, अब अमेरिका वाले के हम तो राइट साइड में चलते हैं भाई। तो वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर कहीं होगा तो मुझे भेजना जरूर। ठीक है? अब बताओ, ये ठीक है समझ में आ भैया। गया सैड और टेल? हाँ जी भैया आप। ओके।
अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। और कॉम्प्रीहेंशन कितना इजी दे रखा है कि हर एक बच्चा कर लेगा। तो 6 इसमें ऑप्शन, 5 ऑप्शन है, पांचों के पांचों पूछने, एक एक से पूछूंगा। पहले तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ऑप्शन भी दे रखे हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच नंबर। नंबर 1, दिस ईयर द एनुअल बुक फेयर, the annual book fair will be held on 15th and 16th August. The book fair is going to be bigger than last year. ठीक है, लास्ट ईयर, यहां पर सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा हो रहा है द ऑर्गेनाइजर। इसका मतलब यहां पर कुछ, एक सेंटेंस ये खत्म, एक सेंटेंस ये शुरू, बीच में कुछ कनेक्ट करने वाला आना चाहिए। द ऑर्गेनाइजर हैव बीन सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ, जो भी आएगा प्लूरल आएगा कि नहीं? लक्ष्मी, पुष्पा बोलो जरा। हाँ जी भैया, हाँ जी। अ नंबर ऑफ है तो फिर भाई आना चाहिए ना प्लूरल, हाँ जी भैया, प्लूरल पूरा भी नाउन आया। आएगा। ऑफ पब्लिशर्स, बुक सेलर्स एंड राइटर्स। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, एक्सपेक्टेड दैट आ गया, कंजक्शन आ गया, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए था। 100 पब्लिशर एंड बुक सेलर्स विल, यहां पर फॉर, विल के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। देयर स्टॉल्स एट द बुक फेयर। ड्यूरिंग द बुक फेयर देयर विल बी सेमिनार्स ऑन अ वाइड, वाइड दे रखा है, देखो आर्टिकल, एडजेक्टिव, यहाँ पे नाउन वगैरह कुछ आना चाहिए, ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। हमने पढ़ लिया, हमें समझ में थोड़ा थोड़ा सा आ गया। एनुअल बुक फेयर की बात कर रहा है, जो पहले से बड़ा है, कुछ पब्लिशर्स बुक सेलर्स आए हैं, क्या क्या होगा अब देखते हैं। कह रहा है कि भाई ये बताओ, फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा। अब नंबर 1 ऑप्शन दे रखे हैं, व्हेन, बिकॉज, इफ, बट। देखो, द बुक फेयर इज गोइंग टू बी बिगर देन लास्ट ईयर। अब आपको याद होगा कि रिजल्ट, रीजन, अब कौन आ रहा है भाई, रीजन, रिजल्ट, ये याद है क्या कुछ किसी को? हाँ जी भैया। बताओ किस में क्या आएगा? भैया रीजन से रिजल्ट की तरफ जाते हैं तो सो आता है, और रिजल्ट से रीजन की तरफ आते हैं तो बिकॉज होता है। वेरी गुड। तो अब देखो ये रीजन और रिजल्ट है कि नहीं। मैंने आपको बताया था ना भी कंजक्शन आना चाहिए इनको जोड़ने के लिए। द बुक फेयर इज गोइंग टू बी बिगर, बड़ा होने वाला है। और देखो आज ही बताया था मैंने देन, और देन के साथ में ई आर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा एडजेक्टिव, आज ही बताया था ये मैंने। हाँ जी भैया। तो देखो आगे चलते हैं। खैर, द बुक फेयर इज गोइंग टू बी बिगर देन लास्ट ईयर, एक सेंटेंस ये खत्म, दूसरा सेंटेंस ये शुरू। द ऑर्गेनाइजर हैव बीन सक्सेसफुल, ये क्या है? रीजन है, परिणाम ये वाला है, यहां तक का परिणाम है, और ये रीजन है, यहां तक का रीजन है, इसलिए क्या लगेगा? बिकॉज, बिकॉज लगेगा। बट कब लगता? बट जब लगता जब एक इसके उल्टा हो जाता। इफ कब लगता? इफ ये लगता यदि कोई कंडीशन दी होती। व्हेन कब लगता? या तो कोई कंडीशन दी होती या फिर कोई टाइम दिया होता। तो यहां पर भैया ये आ रहा है कि ये रिजल्ट और ये रीजन, तो दोनों को हम जोड़ देंगे बिकॉज से। किसी को डाउट हो तो बताओ जल्दी। भैया ये बट का सेंटेंस बना के दिखाई, क्योंकि मैंने इसमें बट लगाया था। अच्छा, बट लगाया था आपने? हाँ जी। चलो अगर हम यहाँ बट लगा देते हैं तो सुनो क्या बनेगा, इसका अर्थ का अनर्थ कैसे होगा। द बुक फेयर इज गोइंग टू बी बिगर, मतलब कि बड़ा होने वाला है। बुक फेयर बड़ा होने वाला है, और वो क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर हम यहां लगा दे बट, लेकिन द ऑर्गेनाइजर हैव बीन सक्सेसफुल,
तो देखो उल्टा हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना भाई। वो सफल हुए लोगों को अट्रैक्ट करने में, सफल हुए, तो लेकिन थोड़ी कह सकते हैं लेकिन वो सफल हुए, जब सफल हुए इसलिए बड़ा हुआ। दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करो। सफल हुए इसलिए तो बड़ा हुआ, सफल हुए हाँ जी लेकिन, भैया ठीक सफल हुए लेकिन बड़ा हुआ, ये तो नहीं बन रहा ना भाई। देखो है। भैया जिसको फिर भी एक बार बट का कोई सेंटेंस बिल्कुल लो, बट का भी बना बना के देता हूँ। बताओ। हाँ अभी बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगला चलते हैं। इसी को बना देता हूँ, ठीक है। इसी को अगर हमें बट में बनाना होता तो क्या होता। मान लो हम यहां लगा देते बट, तो अब इसका उल्टा, भाई बड़ा हुआ लेकिन, लेकिन अगर वो कहे कि कस्टमर्स वर लेस, लेकिन कस्टमर क्या थे, कम थे। मैं, मुझे फीवर है, नंबर एक सेंटेंस। मैं स्कूल गया, क्या दोनों ऐसे चल रहे हैं, बोलो कोई भी बच्चा, क्या दोनों ऐसे चल वही रहे हैं, नहीं चल रहे ना। देखो मैं, मुझे फीवर है लेकिन मैं स्कूल गया, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। साइलेंट प्लीज जिसका भी माइक ऑन है। तो देखो वो कह रहा है कि मेरी तबीयत ठीक है, मैं स्कूल गया, अच्छी बात है, दोनों एक तरफ को चल रहे हैं। दूसरे में कह रहा है कि मैं स्कूल भैया मतलब, हाँ इसमें अगर इसमें अगर हम बट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था ना कि द बुक फेयर इज गोइंग टू बी बिगर देन लास्ट ईयर, हाँ, बट द ऑर्गेनाइजर हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग ए नंबर। ये हो सकता था ना? नहीं, ये भी हो सकता था, लेकिन वो तो देखो है ना? ना, अगर हम बट का यूज करें, नहीं, अगर बट का बट यूज का करें। यूज करें, है ना, हाँ तो हाँ, यहाँ नोट हो सकता, नोट होने पे बट का यूज कर सकते थे कर ना। सकते थे, हम्म। बस अपोजिट बनाना था हमें। हाँ जी, हाँ जी भैया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट, वहां पे ऐसा नहीं है तो फिर बिकॉज का ही होगा। फिर बिकॉज का ही होगा। हम्म। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब फिल इन द ब्लैंक्स में सेकंड में देखो क्या आना चाहिए। हाँ जी, सेकंड पढ़ते हैं इसको। अ नंबर ऑफ डॉट डॉट पब्लिशर, बुक सेलर एंड राइटर्स, और ऑप्शन में है नंबर 2। बताओ जी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट पब्लिशर, बेसिक पब्लिशर, लीडिंग पब्लिशर, इनिशियल पब्लिशर, चारों वर्ड याद रखना। देखो ये आ गया आपका, यहां पर फर्स्ट हो गया था हमारा, सेकंड की बात कर रहे हैं। देखो बड़ा वो हुआ हमारा, बुक फेयर बड़ा हुआ, लोग, ऑर्गेनाइजर जो थे वो सफल हुए किनको अट्रैक्ट करने में, पब्लिशर्स, बुक सेलर्स एंड राइटर्स। तो क्या फर्स्ट पब्लिशर्स हो सकता है, नहीं, नहीं नहीं भैया। हो सकता। नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता। फर्स्ट नहीं हो सकता। दूसरा, क्या बेसिक पब्लिशर हो सकता है। अगर, नहीं, अगर हमें अट्रैक्ट करना है तो आप मुझे बताओ, हम अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बेसिक लोगों को करेंगे या लीडिंग लोगों को लीडिंग करेंगे। या लीडिंग लोगों को करेंगे। लीडिंग को करेंगे, बेसिक वाले तो ऐसे ही आ जाएंगे। फर्स्ट पब्लिशर, फर्स्ट, वो चूंकि ये क्या है, ये है आपका सिंगुलर और वो है प्लूरल, नहीं आ सकते। तो लीडिंग यहाँ पर हमारा एकदम सूट कर रहा है, एकदम सही लग रहा है कि लीडिंग आना चाहिए। लीडिंग एक बार लगा के देख लेते हैं, लीडिंग पब्लिशर्स, लीडिंग बुक सेलर्स, लीडिंग राइटर्स, बिल्कुल ठीक आ रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट डॉट डॉट 100 पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। तो क्या उम्मीद की गई है कि 100 पब्लिशर और बुक सेलर। इसमें देखते हैं थर्ड में क्या आ रहा है। थर्ड में कह रहा है कि
ओवर, अमंग, अक्रॉस, अहेड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो अमंग तो आएगा नहीं, अमंग 100 पब्लिशर तो आएगा नहीं वहां पर, अहेड भी नहीं आएगा। अहेड मीन्स होता है आगे। जैसे मैं कई बार पूछता हूं आपसे कि शुड आई गो अहेड, पूछता हूं कि नहीं, क्या मुझे आगे चलना चाहिए, तो ये तो आगे के लिए होगा। अब बचे दो, एक्रॉस और ओवर। एक्रॉस जो होता है वो ऐसे पार करना होता है रोड को, ये रोड जा रही है और ऐसे पार करना, दिस इज एक्रॉस, तो एक्रॉस भी नहीं है। ओवर, ओवर माने ज्यादा, किससे ज्यादा, ओवर 100 पब्लिशर मतलब 100 पब्लिशर से भी ज्यादा, एंड बुक सेलर्स, 100 बुक सेलर और पब्लिशर से ज्यादा। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो अब देखते हैं। अरे वाह, पुट अप, पुट आउट, पुट ऑफ, पुट ऑन, इनमें से मैंने एक बता रखा है, कोई मुझे बता दो जरा। पुट ऑन बता रखा भैया। पुट ऑन का मीनिंग होता है पहनना, और पुट पुट ऑफ ऑफ का मीनिंग उतारना। होता है बुझाना, उतारना, ठीक है। और पुट आउट का मतलब होता है, पुट ऑफ का मतलब उतारना होता है, सॉरी एक सेकेंड भाई। पुट आउट का मीनिंग होता है बुझाना, या प्रॉब्लम क्रिएट करना। प्रॉब्लम क्रिएट करना, पुट ऑफ उतारना, पुट ऑन पहनना। और पुट अप का मतलब होता है सेट करना, सेटअप। और याद रखना कि ये पुट वाली वर्ब डीएसएसबी के मैंने अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़े, ज्यादा पेपर, लेकिन मैंने 3 जगह देख चुका हूं मैं इसको, इनमें से कोई एक, तो चारों याद होनी चाहिए आपको। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मीनिंग वो भी होता है, लाइट ऑफ करते हो आप कभी, करते हो क्या, स्विच ऑफ करना। या एक और भी इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग डिले करना। पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, स्विच ऑफ करना, बुझाना मतलब एक तरह से, और डिले करना। पुट ऑन का मीनिंग पहनना, और पुट अप का मीनिंग सेटअप करना, पुट आउट का मीनिंग प्रॉब्लम क्रिएट करना या बुझाना। अब देखते हैं इसको क्या है। तो अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विल ओवर 100 पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स विल क्या करेंगे भाई, बुझाएंगे, डिले करेंगे, सेटअप करेंगे, क्या करेंगे, डिले, सेटअप, सेटअप करेंगे, सेटअप सेटअप देयर या डिले। स्टॉल्स एट बुक फेयर, वो अपनी स्टॉल सेटअप करेंगे, यानी कि सेटअप क्या, करेंगे। पुट अप करेंगे। और ऑफिस में जब आप कभी कोई काम करता हो या करेगा बाद में आगे चल के, तो जब कोई फाइल होती है ना, तो उसको पुट अप किया जाता है, पुट अप किया जाता है, उसको मंगाया जाता है, ठीक है। सेट करने के लिए, उसका जो भी उसमें मांगा गया है उसको देख करके उसको सेट करने के लिए फाइल को पुट अप की जाती है कि इनकी फाइल पुट अप हो गई है, तो यहां पर आ जाएगा पुट अप। अब आता है नंबर 5, ड्यूरिंग द बुक फेयर। भाई पुट का मीनिंग समझ में आ गया क्या चारों का, हाँ जी भैया। ओके। अब हम आगे चलते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग द बुक फेयर देयर विल बी सेमिनार्स ऑन अ वाइड, सेमिनार्स होगी, वाइड माने बहुत फैला हुआ, जिसको हम बोलते हैं विस्तृत, ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। अब देखते हैं वाइड के बाद में क्या आना चाहिए भाई, वाइड, रेंज, लिमिट तो हो नहीं सकता, हाँ जी भैया, रेंज आएगा। वाइड स्केल हो सकता है क्या, नहीं भैया।
स्केल होता है जब हम उसको नाप लेते हैं, तो इसका मतलब स्केल भी नहीं होता, स्वीप तो हो ही नहीं सकता, तो वाइड रेंज होगा। अगर आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ऐसे ही, वाइड रेंज। तो मेरे हिसाब से 20 हाँ फुट भैया, एक दो जगह पहले भी पढ़ा हुआ है, वाइड रेंज पढ़ा हुआ है ये। हाँ हाँ हाँ, वाइड रेंज, वेरी गुड, पढ़ रखा है। हम्म। तो हमें जो ये जो मैंने आपको बोला था ना यूनिफाइड, आज मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया था जो जीके पे डिपेंड कर रहा था, है ना। हाँ जी भैया। टू सेट द थेम्स ऑन फायर